अस्सलाम वालेकुम। 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 की एमसीक्यूज आज डिस्कस करने वाले हैं। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज नॉन एज। आपको बताना है जो प्रोडक्ट होता है फोर्स का और डिस्टेंस जो किसी खास डायरेक्शन में होता है, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन में होता है, उसको आप क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं, पावर कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं या वर्क कहते हैं। सो ये वर्क का जो है ये आपको पता होना चाहिए, वर्क की डेफिनेशन होती है। इस तरह कहता है ना, बॉडी इज डिस्प्लेस्ड बाय अ फोर्स इट इज कॉल्ड डैश। एक बॉडी को जब किसी फोर्स की वजह से डिस्प्लेस्ड किया जाता है, यानी उसकी डिस्प्लेसमेंट होती है उस बॉडी की, उसको क्या कहते हैं? सोलर एनर्जी कहते हैं, पावर कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं या वर्क कहते हैं। तो याद रहे ये भी वर्क की डेफिनेशन है। पहले वाली जो डेफिनेशन थी उसको आप कहते हैं क्वांटिटेटिव डेफिनेशन, दूसरी कहलाती है ये वाली जो है इसको कहते हैं क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में बेसिकली आपको क्वालिटी बताता है किसी चीज़ की, और क्वांटिटेटिव में उसका फॉर्मूला बताता है कि वो किन चीज़ों से बनता है। ऐसा यूनिट आपको बताना है वर्क का जो है वो जूल होता है, ठीक है। और एक जूल किसके बराबर? तो देखें वर्क का यूनिट जूल है, ये तो आपको पता होना चाहिए। और एक जूल खुद किसके बराबर है? न्यूटन मीटर इनवर्स के, न्यूटन मीटर के, 10 न्यूटन मीटर इनवर्स के या 10 न्यूटन मीटर। सो याद रहे न्यूटन मीटर भी वर्क का यूनिट है। डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी, एफ का यूनिट होता है न्यूटन और डी का होता है मीटर। सो 1 न्यूटन मीटर के इक्वल होगा। अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, अगर ये 10 होगा तो ये भी 10 बन जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल है। जूल इक्वल होता है न्यूटन मीटर के। एबिलिटी टू डू वर्क इज, काम करने की जो सलाहियत होती है उसको आप क्या कहते हैं? एनर्जी को कहते हैं। एनर्जी की डेफिनेशन होती है एक एनर्जी जो किसी बॉडी के अंदर मोशन की वजह से जनरेट होती है। मोशन की वजह से पैदा होने वाली जो एनर्जी है, हरकत की वजह से जो एनर्जी पैदा होती है उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब आपको बताना है काइनेटिक एनर्जी को मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं, नहीं उसका फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का? mv², हाफ mv² mgh या हाफ mgs। सो याद रहे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। फिर कहता है एक बॉडी है जिसका मास 1 kg है और उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सो आपको क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो आपको वैल्यूज पुट करनी है, m की जगह 1 आएगा, v² की जगह भी 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे हाफ से तो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा हाफ। याद रहे मैंने इसको जनरल कंडीशन में समझाया है और इसमें वैल्यू चेंज भी हो सकती है। फिलहाल यहाँ पे तो आंसर है हाफ, यानी 0.5 जूल्स। बट ये कंडीशन चेंज भी हो सकती है। मास और वेलोसिटी आपको कुछ भी दी होगी, आप उसको हमेशा फॉर्मूले में लगाएंगे काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv² में, और वैल्यू जो भी निकलेगी वो आपका आंसर होगा। कहता है कि एक वो एनर्जी जो किसी बॉडी में पोजीशन की वजह से, शेप की वजह से या स्टेट उसकी जो चेंज होती है उसकी वजह से होती है, उसको कौन सी एनर्जी कहते हैं? सो याद रहिए पोटेंशियल एनर्जी को कहा जाता है। पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी में शेप या पोजीशन या स्टेट की वजह से चेंज जनरेट होती है। अब आपको बताना है मैथमेटिकली जो पोटेंशियल एनर्जी को आप कैसे लिखते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। याद रहे इसको आप wh भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को। mg क्योंकि वेट जो है mg के बराबर होता है, तो इसका एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है। mg की जगह क्या लिख दें? सिर्फ स्मॉल w लिख दें और h लिख दें। wh या mgh दोनों आपको याद रखने हैं। कहता है एक बॉडी जिसका मास 1 kg है और उसको 1 मीटर की हाइट तक उठाया गया, आपको बताना है जो उसमें एनर्जी होगी वो क्या होगी। सो याद रहे पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगी, क्योंकि एक मास है उसको किसी खास हाइट पर ले गए, हाइट की वजह से उसमें क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, पोटेंशियल एनर्जी पैदा होगी, और वो फॉर्मूला होता है mgh। m और g तो आपको, m और h तो आपको 1 दिया हुआ, मल्टीप्लाई करेंगे, और g आपका 10 होता है। तो जब mgh तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10 जूल्स, ठीक है। mgh तीनों वैल्यूज़ को m की जगह 1 लिखा, g की जगह 10 लिखेंगे और h की जगह 1 लिखेंगे। g ग्रेविटी फिक्स होती है 10। ऐसा यूनिट आपको बताना है एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का और वर्क का। तो देखें सबका एक ही यूनिट होता है। एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो या वर्क हो, इन सब का यूनिट एक ही होता है, और वो क्या होता है? जूल, ठीक है। सो इन तमाम का यूनिट क्या होगा? जूल होगा। आपको याद रखना है एनर्जी किसी भी किस्म की हो, वर्क हो, इन तमाम का यूनिट क्या होगा? जूल होगा। इस तरह हीट का यूनिट भी जूल ही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? इनमें से कौन सी रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी की? रिन्यूएबल का मतलब जिनको दोबारा से हम यूज़ कर सकते हैं। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस या सोलर एंड वाइंड। सो सोलर एंड वाइंड जो है सूरज की रोशनी और हवा जो है इसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, जबकि बाकी कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, गैस हो गया, इनको एक बार यूज़ कर लें तो दोबारा यूज़ नहीं हो सकती, दोबारा यूज़ में इसको नहीं ला सकते। फिर कहता है कोल, गैस एंड ऑयल आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ डैश एनर्जी। ये कोयला, गैस और ऑयल वगैरह किसकी एग्जाम्पल हैं? बायोमास की, न्यूक्लियर की, टाइडल की या फॉसिल फ्यूल की। सो याद रहे ये आपके पास फॉसिल फ्यूल की एग्जाम्पल हैं।
लकड़ी, ऑर्गेनिक मटेरियल, कचरा और गन्ना वगैरह जो होता है, शुगर कैन जिसको कहते हैं, सोर्सेज ऑफ डैश एनर्जी। कौन सी किस्म की एनर्जी के सोर्सेज हैं? बायोमास, न्यूक्लियर, टाइडल या फॉसिल। तो ये बायोमास की एग्जांपल हैं। ये गलती से इसमें न्यूक्लियर लिख दिया मैंने, ये बायोमास की एग्जांपल्स हैं। आपको बताना है कि डैश एनर्जी इज स्टोर्ड इन द अर्थ एज इट्स नेचुरल हीट। आपको बताना है कि जो एनर्जी होती है अर्थ के अंदर स्टोर्ड नेचुरल हीट की फॉर्म में, वो कौन सी होती है एनर्जी? जियोथर्मल होती है, न्यूक्लियर होती है, केमिकल होती है या पोटेंशियल होती है? सो जियोथर्मल जो है एनर्जी स्टोर्ड होती है अर्थ में हीट की फॉर्म में। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शन इज डैश एनर्जी। जो फिशन और फ्यूजन रिएक्शन के दरमियान जो एनर्जी रिलीज होती है वो न्यूक्लियर एनर्जी होती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसमें होती है फिशन और फ्यूजन रिएक्शन में। फॉसिल फ्यूज हैव स्टोर्ड डैश एनर्जी। फॉसिल फ्यूज में कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल, न्यूक्लियर, केमिकल या जियोथर्मल। सो आपको पता होना चाहिए केमिकल एनर्जी होती है इनके अंदर। वाटर स्टोर्ड इन अ डैम इज एन एग्जांपल ऑफ डैश एनर्जी। वाटर जो स्टोर होता है किसी डैम के अंदर, कौन सी एनर्जी की एग्जांपल है? पोटेंशियल एनर्जी की एग्जांपल होती है ये। वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड। वर्क डन पर यूनिट टाइम का मतलब किसी खास टाइम में, यानी 1 सेकंड में होने वाला वर्क जो है क्या कहलाता है? ये डेफिनेशन है किसकी? पावर की। इसकी एक और भी डेफिनेशन, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नॉन एज। रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब काम करना कब, रेट ऑफ का मतलब किसी खास टाइम में। इसको भी आप क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। पावर की ये दूसरी डेफिनेशन है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम। पर दोबारा से अब यूनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी भी हम क्या है, वर्क के बजाय हम क्या कह रहे हैं? एनर्जी कह रहे हैं। ठीक है ना। सो एनर्जी भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं वर्क के फॉर्मूले में। सो कहता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम इज, इसको भी हम क्या कहते हैं? दोबारा से पावर की एक ये भी डेफिनेशन है आपके पास, अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम। वर्क की जगह क्या आ गया? एनर्जी आ गया। कहता है फोर्स ऑफ 6 न्यूटन डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट 2 मीटर। एक फोर्स है 6 न्यूटन की जो 2 मीटर तक एक ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करती है, यानी कि एक फोर्स लगाते हैं जब 6 न्यूटन की, तो बॉडी जो है 2 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है फोर्स की डायरेक्शन में। आपको बताना है वर्क क्या होगा। सो देखें वर्क का फॉर्मूला W = F.D। F.D का मतलब F और D को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 और 2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 12 जूल्स। फिर कहता है फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ वॉल फॉर 1 आवर। एक 100 न्यूटन की फोर्स 1 घंटे तक एक दीवार पे लगाई गई, तो आपको बताना है वर्क कितना होगा। 0 होगा, 100 होगा, 3600 होगा, 3,60,000 होगा। तो देखें फोर्स तो लग रही है, बट चूंकि डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा, दीवार पे फोर्स लगाने का मतलब वो दीवार तो कभी आगे जाएगी नहीं, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। तो और ये टाइम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। सो आप F को जब D से मल्टीप्लाई करें, D चूंकि 0 है, तो आपके जो वर्क होगा वो क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि वर्क कब होता है? जब कोई बॉडी डिस्प्लेस होती है, मूव करती है फोर्स की वजह से। पावर इज अ डैश क्वांटिटी। आपको बताना है पावर कौन सी क्वांटिटी है? पावर एक स्केलर क्वांटिटी होती है। मैथमेटिकली आप पावर को कैसे लिख सकते हैं? E/T लिख सकते हैं, W/T लिख सकते हैं, F.D/T लिख सकते हैं, या तमाम सही। तो याद रहे सारे के सारे फॉर्मूले पावर के हो सकते हैं। वर्क ओवर टाइम तो होता है, इसको एनर्जी ओवर टाइम भी लिख सकते हैं। वर्क की जगह F.D लिखेंगे तो ये भी फॉर्मूला ट्रू है। तो सारे के सारे ट्रू हैं इसके फॉर्मूले। इफ अ मशीन परफॉर्म्स 20 जूल ऑफ वर्क इन 10 सेकंड द पावर इज। एक मशीन है जो 20 जूल का वर्क करती है 10 सेकंड के अंदर, तो आपको पावर बतानी है। सो देखें पावर का फॉर्मूला होता है W/T, वर्क अपॉन टाइम। सो देखें आपके पास आंसर हैं बहुत सारे। तो वर्क अपॉन टाइम का मतलब वर्क आपका 20 है, टाइम कितना? 10। 20 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो आंसर आ जाएगा 2 वाट। ऐसा यूनिट पावर का क्या होता है? अर्ग होता है, वॉट होता है, वोल्ट होता है, या जूल। सो याद रहे पावर का यूनिट होता है वॉट। ठीक है, वोल्ट जो है वोल्टेज का यूनिट होता है। फिर आपको कहता है जूल पर सेकंड किसका यूनिट है? सो देखें जूल पर सेकंड किसके इक्वल होता है? तो पावर का फॉर्मूला होता है W/T। W/T का मतलब होता है W का यूनिट होता है जूल, टाइम का होता है सेकंड। सो पावर का यूनिट होता है जूल पर सेकंड, जिसको हम हमेशा लिखते हैं वाट। इट मीन्स जूल पर सेकंड हमेशा इक्वल होगा वाट के, नॉट वोल्ट के। 1 हॉर्स पावर यानी HP किसके इक्वल होती है? कितने वॉट्स के इक्वल होती है? 446, 546, 646 या 746। तो याद रहे 1 HP 746 वाट के बराबर होती है। फिर आपको कहता है 2 HP किसके बराबर होगी? तो 746 आपको हमेशा याद रखना 1 HP के बराबर होता है। 2 कहेगा आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1492 आएगा। 3 कहेगा तो 746 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे।
4 कहेगा तो 746 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ये 1 हॉर्स पावर 746 होती है, 2 इसके बराबर होती है, मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, ये 4 से मल्टीप्लाई। सो आपको जिससे भी कहेगा, मिसाल 10 हॉर्स पावर कहेगा तो आप 746 को हमेशा क्या करेंगे, 1 हॉर्स पावर यानी 746 को हमेशा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब चूंकि 2 लिखा हुआ है तो 2 को 746 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 1492 वाट। द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट इज नॉन एज, आउटपुट से इनपुट का जो रेशियो होता है, डिवीजन जिसको कहते हैं, वो क्या कहलाता है? एफिशिएंसी कहलाता है, पावर कहलाता है, फोर्स कहलाता है या एनर्जी? सो एफिशिएंसी कहलाती है। फिर एफिशिएंसी की एक डेफिनेशन है, एफिशिएंसी इक्वल होता है आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100, इनपुट अपॉन आउटपुट इंटू 100, आउटपुट इंटू इनपुट डिवाइडेड बाय 100 या आउटपुट इंटू इनपुट। तो याद रहे एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100, ऑप्शन ए। The efficiency of an ideal machine is dash। एक आइडियल मशीन की एफिशिएंसी क्या होती है? 100% होती है, 90% होती है, 50% होती है, 0। सो आइडियल मशीन एक ऐसी मशीन जिसकी एफिशिएंसी हमेशा 100% होती है, उसको आइडियल मशीन कहते हैं। सो 100% एफिशिएंसी होती है, यानी 100% इज द राइट आंसर। आइडियल मशीन की एफिशिएंसी हमेशा 100% होती है। ऐसा क्यों होता है, नेक्स्ट वाले में समझते हैं। फॉर एन आइडियल मशीन आउटपुट इज डैश इनपुट। आइडियल मशीन में आउटपुट और इनपुट कैसा होता है? ग्रेटर आउटपुट बड़ा होता है इनपुट से, आउटपुट छोटा होता है इनपुट से, आउटपुट बराबर होता है इनपुट के, या डबल होता है 2 टाइम्स। तो याद रहे आउटपुट जब इनपुट के बराबर हो जाता है तो आपकी एफिशिएंसी हमेशा 100% होती है। तो एक आइडियल मशीन के अंदर हमेशा आउटपुट बराबर होता है इनपुट के, उसको कहते हैं आइडियल मशीन। तो इसका मतलब आउटपुट इक्वल होता है इनपुट के। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो यूनिट, आपको बताना है इसमें से किसका यूनिट नहीं होता, वर्क का, एफिशिएंसी का, पावर का या एनर्जी का। सो याद रहे एफिशिएंसी का कोई भी यूनिट नहीं होता, क्योंकि रेशियो है 2 चीज़ों का, आउटपुट और इनपुट का।